Hello everyone, welcome back to UXIS. As you know, in the series of Know Your Geography, we are here to cover the various important topics from the geographical point of view in the MCQ, which already asked in the PYQs. And also we will further practice some MCQs, which is important from the geography. And every day, one class, one step closer to your goal. This is the main aim of this series. So, without wasting any time, let's start. Let's make geography simple, smarter, and exploring as well. So, today we will start from the questions, which is from the latitude and the longitude. So, what the question says, first we have to understand. So, read the question carefully. Like the question start from the plane starts flying from 30-degree northern latitude and 50-degree eastern longitude and lands at the opposite end of the earth. Where will it land? So, ये latitude और longitude से ये directly question पूछा गया है. Although it was asked in 1995 UPSC में, but फिर भी हमें ये पता होना चाहिए because it is a basic topic of geography कि latitude क्या होता है, longitude क्या होता है. So, पहले start करते हैं कि latitude होता क्या है. As you can see in the screen, this is the picture of the earth, जहाँ पे आपको latitude और longitude को समझ में आ रहा हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि latitude क्या होता है. What is latitude? 1 second. This is latitude and longitude. ठीक है, latitude and the longitude. We are discussing about this. ठीक. Now, latitude is basically, you can see from the image that this is the, ये जो लाइन इस देयर, ये ऐसे इधर से ऐसे ये सारी चीजें, ये दिस इज कॉल्ड द लैटिट्यूड. ठीक है, और जो ये ऐसे निकल के आ रही है ये इमेजिनरी लाइन्स, ये सारी इमेजिनरी लाइन्स है. ठीक है, कोई ऐसे अर्थ में कोई खींच के नहीं चला गया है, ये याद रखना. सो ये दीज आर दी लॉन्गिट्यूड्स. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आपको ये समझना होगा कि पहले हम लैटिट्यूड समझते हैं. सो बेसिकली द लैटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर. यहाँ पे जो इक्वेटर है आपका जाएगा, वहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर से आपका ये जाएगा अनदर एंगल, लाइक आप 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पोल में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ. ठीक है, सो लैटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट एन इक्वेटर specifically to goes to the 90 degree north and south at poles and north and south position of point on the earth surface जो है इसको डिफाइन कर. ठीक है, और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जो है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कि ऐसे निकल रहा है. ठीक, दिस इज द पैरेलल. सो पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस विद द सेम लैटिट्यूड्स, ये समझने के लिए. एंड ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर ये होती है, ये भी हमको समझना होगा. लाइक इक्वल इक्वेटर से जब हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ये ऑलवेज इक्वल होंगी. ठीक है, सो दीज आर ऑलवेज पैरेलल टू द ईच अदर and to equator also, and the length of the latitude is decreases from the equator towards the pole. जैसे ही हम इक्वेटर से, ये इक्वेटर से हम जैसे ही पोल की तरफ बढ़ेंगे, चाहे फिर वो नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, तो जो लेंथ है ये लैटिट्यूड का, ये डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, अब एक चीज हमको ये समझना है कि जो डिस्टेंस होता है दो लैटिट्यूड्स के बीच में वो सेम होगा, लेकिन जो इनकी लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम पोल की ओर जाए. ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी. लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड इज अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियन दैट इज डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल. जो इसकी बात कर रहा था ना मैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ. नाउ इट इज एन एंगुलर मेजरमेंट which basically usually expressed in the degrees which connects points with some same longitude, जो वहां से यहाँ तक खींचेगा सब कुछ. ये स्पेसिफाई करता है ईस्ट एंड वेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ और बेसिकली अ पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है, दिस इज लैटिट्यूड एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड. आई होप आपको ये क्वेश्चन, आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा. वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि बेसिकली दिस इज
द एनसीईआरटी टेक्स्ट है ये, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसीलिए लाया गया है ताकि आप समझ सको इसकी ऑथेंटिसिटी को। जो मैंने अभी समझाया आप वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन, व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना। तो ये समझना होगा कि हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, अर्थ को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्वल हाफ में क्रिएट करते हैं। लाइक अगर आप इसको यहाँ पे सर्टन आप इसका, जिसको ग्रेट सर्कल बोला जाता है, कि आप इसको इक्वली हाफ करोगे। लाइक व्हाट इज ग्रेट सर्कल, तो अब हम पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज ग्रेट सर्कल। व्हाट इज ग्रेट सर्कल? Great circle is basically a circle with the largest possible circumference, that is diagram drawn on the globe, which divide it into the two equal halves. जैसे ये इसको देख रहे हो ना, ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। जैसे आप अर्थ को कहीं से भी काटोगे, ये निकालोगे तो इक्वल हाफ में अगर क्रिएट करेगा तो दैट इज, फॉर एग्जांपल ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना। तो ये ग्रेट सर्कल में आ रहा है और इसका एम है, लाइक इसका बेसिकली पर्पस है कि आप एक डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड टू फाइंड अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है ना, आपको यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे जाना है, तो आप इसको अगर इक्वल हाफ में करोगे तो यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से आप जाओगे, तो आप शॉर्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसको यूज करते हो। राइट, ये यहाँ से यहाँ पहुँचने की दूरी जो होगी, अगर आप इसको इक्वल हाफ करोगे तो यहाँ से आप शॉर्ट पहुँच सकते हो। दिस इज द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट। सो दैट्स वाई ग्रेट सर्कल का इंपॉर्टेंस आता है। और ये उसकी इमेज है जहाँ से आप समझ सकते हो कि कैसे हम अर्थ को समझने के लिए नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सके ज्योग्राफी की। ठीक है, उस पॉइंट को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे सोलर डे, साइडेरियल डे, लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ऐसा मत मानिएगा कि ये बहुत ही इजी और बेसिक टॉपिक है तो इसको हम छोड़ देंगे। कई बार ये आप लोग छोड़ देते हैं, लाइक आपको ये लगता है कि पता ही है हमें, बट अगर इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाए तो आप वहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि व्हाट इज सोलर डे, व्हाट इज साइडेरियल डे, व्हाट इज लीनियर स्पीड ऑफ मोशन रोटेशन एंड द ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, नाउ सोलर डे की अगर मैं बात करूं तो सोलर डे इज बेसिकली द टाइम विच इज टेकन फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस सो दैट द सन अपीयर्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। और वन सोलर डे की अगर मैं बात करूं तो सोलर डे एक अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स का होता है। ठीक है, वेयर एज जस्ट साइडेरियल डे जो होता है, दैट इज साइडेरियल डे इज बेसिकली 23 आवर्स 36 मिनट्स एंड 4 सेकंड का। एंड व्हाट इज दिस? सो साइडेरियल डे इज बेसिकली द टाइम विच इज टेकन बाय द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। जैसा कि आपको पता होगा अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही होती है और रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड द, सो द अर्थ, द टाइम टेकन बाय द अर्थ to rotate on its own axis so that the distant star, जो दूर पे स्टार को हम मान के चलते हैं एक पॉइंट, that star appears in the same position and that is called the sidereal day। ठीक है, और इसका टाइम है अप्रोक्सीमेटली 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ एक पॉइंट यहाँ पर के आता था, दैट इज लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होती है। लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन इज बेसिकली द रोटेशन इस मैक्सिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर के टाइम पे ये जो स्पीड होती है अर्थ की, ये मैक्सिमम कहाँ पे होती है? ये होती है इक्वेटर पे। और इसीलिए आपने ये एक चीज नोटिस की होगी कि ज्यादातर सैटेलाइट जो होता है ना इक्वेटर के पास, ज्यादातर इक्वेटर के पास से उसको लॉन्च किया जाता है ताकि जो इनिशियल थ्रस्ट है उसको, अर्थ का इनिशियल थ्रस्ट अपने आप मिले और वो उसकी स्पीड को उधर करके जल्दी जा सके। ठीक है, इसीलिए ज्यादा क्लोजर इक्वेटर के ही यहाँ पे ज्यादातर सैटेलाइट लॉन्च होती हैं, चाहे फिर वो किसी भी देश की हो। जो ज्यादा इक्वेटर के पास पॉइंट होगा वहां से उसको छोड़ा जाता है, बिकॉज जो लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे ये धीरे धीरे कम हो डिक्रीज हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पे ये बात चीजें समझ में आ गई होगी। तो ऑर्बिटल प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्बिटल प्लेन आपको पता होगा दैट देयर इज अ ऑर्बिटल प्लेन लाइक दिस। अगर मैं इसकी बात करूँ ऑर्बिटल प्लेन, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ यहाँ से, दिस इज द अर्थ, है ना। एक रफली वो देख लेते हैं एंड अगर इसका ये मिडिल पॉइंट है तो यहाँ पे इसका एंगल ऑफ रोटेशन है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये जो टिल्ट है ये है 23.5 डिग्री का। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन। बात समझ में आई? ऑर्बिटल प्लेन बेसिकली
in which the earth orbits around the sun, उसी को ऑर्बिटल प्लेन को। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था, हमने स्टार्ट किया था कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये समझना होता है, ठीक है। अब इस पे ये जो क्वेश्चन पूछा था, हमको ये जानना है कि ये एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा। तो अभी एक बार क्वेश्चन आप पढ़ो। अभी आपने देखा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हम इसको ग्रेट सर्कल क्या होता है, उसको इक्वल हाफ में कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये सारी चीजें आपको पता है, अब आपने ये सारी चीजें रिवाइज कर दी, ठीक है। अब आप ध्यान से ये समझो कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है प्लेन which starts flying from the 30 degree north northern latitude and 50 degree eastern longitude and lands at the opposite end of the earth where it will land। कहाँ पे ये लैंड करेगा। आपको इसके लिए समझना, सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी अपोजिट एंड होता है, लाइक इसके लिए अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि कोई भी अगर प्लेन जब एम करता है, लाइक अगर कहीं से भी वो उड़ान भरता है, ठीक है, सो उसकी जो एम होती है टू रीच द अपोजिट एंड ऑफ इट्स स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे वो हो रहा है, सो इट इज बेसिकली एसेंशियली ट्राइंग टू रीच द एंटीपॉडल पॉइंट ऑफ द इनिशियल लोकेशन। नाउ व्हाट इज एंटीपॉड, आपको ये समझना होगा। एंटी व्हाट इज एंटीपॉड? Antipod is basically of any location on the earth is the point that is diametrically opposite to its earth's surface। का opposite होना चाहिए, ठीक है। That is called the antipod, and a straight line which is connecting two points would pass through the center of the earth। उसके center of the earth से वो pass करेगा, that is the antipod का main मतलब ये होता है। अब to find the antipod, for example, अगर हम antipod को फाइंड करना चाहें किसी भी लोकेशन का जो अर्थ पे दिखा रहा हो, जैसे ये क्वेश्चन में पूछा ही गया है, इसको मैं अभी बताता हूँ। सो यू नीड टू कंसीडर द ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेशन लाइक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। बेसिकली वही इस क्वेश्चन का मतलब भी है। सो इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज एट द 30 डिग्री नदर्न, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 30 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड एंड द 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, देन द एंटीपोडल पॉइंट वुड हैव क्या होगा, उसका होगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये अपोजिट होगा, ठीक है। सो द लैटिट्यूड वुड चेंज to its opposite end so that the 30 degree northern latitude will becomes what, 30 degree southern latitude, क्योंकि opposite होगा तो 30 degree northern latitude का opposite क्या होगा, 30 degree southern latitude, ठीक है। and the longitude would change to its opposite by adding or subtracting 180 degree, क्योंकि longitude की बात कर रहे हैं, ठीक है। so 50 degree eastern longitude मतलब it becomes the 50 degree minus 180 degree, so it will become 130 degree माइनस 130 डिग्री, तो चूंकि माइनस में है तो ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आ जाएगा, ठीक। सो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है 30 डिग्री सदर्न की नदर्न का अपोजिट है एंड 130 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो कि 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का अपोजिट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इस क्वेश्चन को कवर कर रहा है, ठीक है। एंटीपॉड समझ लिया हमने, लैटिट्यूड समझ लिया, लॉन्गिट्यूड समझ लिया, प्लेन का अपोजिट पॉइंट समझ लिया, सेंटर ऑफ अर्थ ये कैसे वो क्रॉस सेक्शन करता है वो समझ लिया, ग्रेट सर्कल समझ लिया हमने। इस तरीके से ये सारे टॉपिक को एक क्वेश्चन से कवर किया हमने, और ये क्वेश्चन आया था 1995 में, ये आपको समझना हो। अब इसी से रिलेटेड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि व्हेन इट इज नून along the 82 degree and 30 east longitude, along what degree of the longitude it will become 6:30 AM। आपको ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1994 में ये पूछा गया था। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम द साइडेरियल डे के बारे में। ये देखो फिर से आया वही, कोई स्टेटमेंट दिया गया, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। इसीलिए मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने अभी आपको साइडेरियल डे और सोलर डे के बारे में आपको समझाया है। क्यों? क्योंकि इसका मकसद ये था कि क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। ऑल्दो इट वाज आस्क्ड इन सीडीएस 2015 में ये पूछा गया था, फिर भी हमको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि साइडेरियल डे इज शॉर्टर देन द सोलर डे। ओके, इट इज राइट, बिकॉज साइडेरियल डे कितना 23 डिग्री 23 आवर्स एंड 56 मिनट 4 सेकेंड, whereas the solar day कितना होता है approximately 24 hours। The sidereal day is shorter than the solar day, absolutely right। और the second statement कहता है कि the motion of the earth, its orbit around the sun is termed as a revolution। Obviously अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे भी, और ये ऑर्बिट किसके कर रहा है, ऑर्बिटल प्लेन जो मैंने अभी बताया,
दैट इज ऑर्बिट अराउंड द सन, तो रिवोल्यूशन उसको बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट। अब ये समझना होगा कि साइडेरियल डे और रिवोल्यूशन का डायरेक्टली कनेक्शन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट हमारा सेकंड ये कह रहा है कि हमको रेवोल्यूशन के बारे में बताना है, लाइक जो मोशन हो रहा है अर्थ का वो तो ऑब्वियसली रेवोल्यूशन ही कहलाएगा, लेकिन इट डज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन व्हाई द साइडेरियल डे इज शॉर्टर देन अ सोलर डे। तो इसका डायरेक्टली कनेक्शन तो नहीं बन रहा है। एंड द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ द डे इज प्राइमरली ड्यू टू द अर्थ एक्सिस टिल्ट, जो कि मैंने अभी अब आपको बताया था, दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल सीट जो इसके ऑर्बिट अराउंड द सन करता है, वो उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो करेक्ट है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये पहला क्या कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, ये नहीं होगा, बिकॉज दोनों सही तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सेकंड क्या कहता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली करेक्ट टू द बट द स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, दिस इज द आंसर जो मैंने बताया, बिकॉज जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है डायरेक्टली, ऑल्दो इट इज इंडिविजुअली राइट, बट कहीं पे भी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन व्हाट। देखिए, भी आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा 2022 का ये क्वेश्चन, यानी कि यूपीएससी अभी भी इस बेसिक क्वेश्चंस को पूछ रहा है। आप कभी कभी जो बेसिक क्वेश्चंस को बेसिक समझ करके छोड़ देते हो, बेसिक टॉपिक समझ करके, उससे भी रेलेवेंट क्वेश्चन आ सकता है, और हो सकता है आपको आते हुए भी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ और आप क्वेश्चन गलत भी आ सकते हैं। इसलिए हमें ये जानना होगा, और कुछ लोगों को अगर आता भी है तो भी वो आप एज अ रिवीजन आप इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज तो आपको करनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर्स नॉर्मली अकर इन व्हाट, फर्स्ट half of the month of June, second half of the month of June, first half of the month of July to second half of the month of July। अब आपको ये समझना होगा कि जो सीजन्स होते हैं, इसके लिए हमको सीजन समझना होगा, लाइक समर सोलिसिटाइज, विंटर सोलिसिटाइज, ये सारी चीजें समझनी होगी, इक्विनॉक्स समझना होगा। आप जैसे इमेज में अभी देख सकते हो, ये चल रहे हैं कि पहले आपको ये समझना होगा सीजन क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ सीजन क्या होता है। सीजन इज बेसिकली is observed on the earth due to the earth revolution around the sun, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है इलेक्ट्रिकल पाथ पे सन के, और टिल्टेड एक्सिस पे कर रही है, लेकिन जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इतना तो आपको पता होगा, वो कभी भी टिल्ट नहीं हो रहा, उससे ज्यादा ना कम हो रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट है। रिजल्टिंग क्या होती है कि वेरिएशन आता है, तो कहता है इन द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट। तो जो रीजन रिसीव कर रहा होता है ज्यादा सनलाइट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, उसको समर कहते हैं, और जो रीजन कम सनलाइट रिसीव कर रहा है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको विल्ट। ठीक, समर सोलिसिटाइज की अगर मैं बात करूं तो इट इज कर्स इन द 21st ऑफ जून, लाइक सन एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, और यहाँ पे जो डे है वो इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। वेयर एज विंटर सोलिसिटाइज की अगर मैं बात करूं तो वो 22 दिसंबर 22 ऑफ दिसंबर को होता है, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जस्ट उसका अपोजिट। एंड यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ये डे डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसी का एक पॉइंट होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स भी दो होते हैं, लाइक स्प्रिंग और ऑटम वाला। आपको ये समझना होगा, इक्विनॉक्स इज बेसिकली द टाइम ऑफ ईयर व्हेन द सन इज द नियरेस्ट टू द इक्वेटोरियल प्लेन गिवन द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट। यहाँ पे आप इक्वल डे मिलेगा, इक्वल नाइट मिलेगा, इसीलिए इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड इट अकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग, तो इट एंड फॉल्स द 20 मार्च, जिसको हम 21 मार्च बोलते हैं, तो इसके लिए इसको स्प्रिंग वाला इक्विनॉक्स बोलेंगे। एंड 22 जो 22 और 23 सितंबर को जो होता है उसको ऑटम इस इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको शरद बोलते हैं वो। ठीक है, आई होप अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें इजीली समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में ये पूछा, लाइक कहा गया है कि जब नदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो लॉन्गेस्ट डे कब होगा। तो इन द नदर्न हेमिस्फीयर एज वी नो द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिसाइड। ठीक है ना, मैं अभी बताया
सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सनलाइट रिसीव्ड बाय द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग विच टाइम? जून 21, ठीक है, जून 21 पता होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है सीधे। एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ 2021 फॉर लिविंग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज जून 21, ये भी मनाया गया था। सो यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन होगा ये होगा बी, दैट इज सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, दैट इज 21 ऑफ जून। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शंस और रीजन वाले क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, इसको आपको समझना होगा। लाइक मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द अर्थ, हाई लैटिट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज करता हो, ये असर्शन बोल रहा है। नाउ द रीजन इसका क्या मिल रहा है कि अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक करेक्ट आंसर बताना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि शेप ऑफ अर्थ क्या है। शेप ऑफ अर्थ के बाद हमको ये समझना होगा कि इसकी एविडेंसेस कौन कौन सी अर्थ की स्पेयरसिटी के लिए दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जिसे हम निग्लेक्ट कर लेते हैं बहुत टाइम। लाइक आपने स्टार्ट किया होगा पढ़ाई तो जरूर आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा, लेकिन आप जल्दी यूजली आप इसको रिवाइज नहीं करते हो। ठीक, तो यहाँ पे हम उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो शेप है अर्थ की, दैट इज नॉट एग्जैक्टली स्फीयर बट फ्लैटेंड इन द पोल्स एंड बल्ज्ड इन द इक्वेटर जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में इसका जो इसकी डिस्टेंस, अगर मैं इसका लेंथ की बात करूं, सो इट इज 12,714 किलोमीटर हो जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूं, सो इट इज 12,756 किलोमीटर। ये यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब हमको ये समझना होगा कि जो न्यूटन थे ना, उन्होंने ये डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम कि जो जो डिफरेंस है इसके बीच का, दैट इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, की स्पिन कर रही है अपने एक्सिस पे और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अपने एक्सिस पे ये इसका ये जो जियोइड शेप है ये निकल करके आता है। अब इसके लिए बहुत सारे एविडेंसेस दिए गए थे। लाइक एविडेंस जब आप पहला ये पार्ट क्वेश्चन करोगे, ये वाला टॉपिक करोगे, तो उसमें भी आपको ये चीजें समझ में आएगी कि एविडेंसेस ऑफ अर्थ स्पेयरसिटी दिया गया था। उसको अगर आप रिवाइज करो, रिकॉल करो, तो क्या कहता है कि लाइक जब सनराइज सनसेट होता है, तो जब सनराइज सनसेट होता है तो ऑल द प्लेसेस इट टाइमिंग इज डिफरेंट। ठीक है, अगर फ्लैट होता तो सबको बराबर मिलता, लेकिन कहीं पे पेयर में स्पेरिकल शेप है तो कहीं पे दिन है, कहीं पर रात है, जो कि अभी मैंने बताया। फिर दूसरा अगर इसकी बात करें तो जो लूनर एक्लिप्स है, तो अगर सर्कुलर शैडो ऑब्जर्व होता है जब एक्लिप्स वगैरह आता है, एक्लिप्स का क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, तो वहां से आप ये सारी चीजें कवर कर सकते। एक सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ वीक, लाइक जो मैग्नस ने पहली बार किया, मैगलन ने, सिर्फ मैग्नस का नाम मुझे क्योंकि वो अभी करंट अफेयर में चल रहा है। सो मैगलन ने जो नेविगेशन स्टार्ट किया था 1520 में, उन्होंने प्रूव कर दिया था कि अर्थ इज स्फेरिकल है। अब एक और पॉइंट निकल करके आता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में आता है, लाइक आउटर से, जब आउटर स्पेस जाए, स्पेस से आप देखोगे तो आज तो आपको तो मिल ही जाता है कि अर्थ इज स्फेरिकल इन इटसेल्फ, एंड सन एंड अदर प्लैनेट जो है वो भी स्फेरिकल ही है, ये भी इससे प्रूव होता है। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझने के। अब आप अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप समझोगे कि ये पहले आप ये पढ़ोगे असर्शन क्या बोल रहा है। असर्शन अपने आप में मूविंग, क्या लिखा हुआ है कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अर्थ, प्लेस ऑन द अर्थ टू दी अनदर प्लेस, द हाई लैटिट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमको सबको पता है, which is exerted by the earth, now which varies from the distance from the center of the earth. Moving from the one place to earth on earth to the another place in the high latitude का मतलब जो ये पूछ रहा है कि जितना moving to the close to the poles, poles की ओर जा रहे हैं, where the radius of the earth is smaller than the equator obviously, so therefore the जो distance होगा that of the center of the earth is a smaller and the gravitational force वहाँ पे stronger हो जाएगी, और इसका मतलब ये होगा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो, ये आपको समझना है। तो रीजन क्या कहता है कि इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, ये तो अभी हमने जाना और आपको पहले से पता है ये सारी चीजें, तो रीजन तो सही है इसका, बिकॉज अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, ये जियोइड शेप का है, अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया। सो इसलिए जो इसका आंसर होगा दैट विल बी
इसमें कौन सा है? ये इन इज अ फॉल्स एंड आर इज ट्रू, दैट इज assertion इज ट्रू, assertion इज अ फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, आई होप ये यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तक प्रैक्टिस करते रहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। और आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट में इस वीडियो का वो अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए।